दोस्तों, मेरा नाम है शाशी मोहन और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एचआर सिंप्लीफाइड। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये सुपर प्रैक्टिकल है। अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं, एक फैक्ट्री ओनर हैं या एक प्लांट हेड हैं, तो यह जानकारी आपके लिए मस्ट हैव है। टॉपिक है वर्कमैन कौन होता है। ये सिर्फ शब्दों का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। ये आपके बिजनेस को लीगल ट्रबल्स, फाइनेंशियल लॉसेस और बहुत सारे अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकता है। इस एक सिंपल टर्म को सही से समझना आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकता है। ये इस बात की फाउंडेशन बनाता है कि आप अपने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, खासकर एक फैक्ट्री सेटअप में जहां अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड होती हैं। तो आइए डीप डाइव करें और इसे एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझें। कई बार हम उन बातों पर बेस्ड डिसीजंस लेते हैं जो हमें सही लगती हैं। हम किसी को सुपरवाइजर का टाइटल देखते हैं और मान लेते हैं कि वह वर्कमैन नहीं है। हम किसी को हाई सैलरी अर्न करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वह मैनेजमेंट में होगा। लेकिन कानून अजम्पशंस पर काम नहीं करता। कानून की एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है और अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो हम ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 वर्कमैन को स्पेशल प्रोटेक्शंस देता है। ये प्रोटेक्शंस मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में एम्प्लॉयज को अवेलेबल नहीं होते। अगर आप किसी वर्कमैन को गलत तरीके से नॉन वर्कमैन क्लासिफाई करते हैं तो आपको सीरियस लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आपके लिए डिफरेंस जानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इसे एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं। आपके पास सैकड़ों, शायद हजारों एम्प्लॉयज हैं। आपको हर दिन डिसीजंस लेने होते हैं, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और कभी-कभी टर्मिनेशन के बारे में डिफिकल्ट डिसीजंस। अगर आपको यह नहीं पता कि लीगली कौन वर्कमैन है, तो आप हर डिसीजन जो लेते हैं वह एक गैम्बल है। आप बिना सेफ्टी नेट के एक टाइट रोप पर चल रहे हैं। ये जानकारी आपका सेफ्टी नेट है। ये आपको सही कॉल्स लेने, अपने एम्प्लॉयज के प्रति फेयर रहने और अपनी कंपनी को लीगल चैलेंजेस से बचाने का कॉन्फिडेंस देती है। ये आपको एक ट्रांसपेरेंट और लीगली कंप्लायंट वर्कप्लेस बनाने में मदद करता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस ऑफ माइंड की कुंजी है। तो आइए आज एक कमिटमेंट करें। हम इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ थ्योरी में ही नहीं बल्कि इस तरह से समझेंगे कि हम इसे अपने डेली वर्क में अप्लाई कर सकें। ये सेशन लेक्चर नहीं है, ये एक डिस्कशन है। हम कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज को सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम फैक्ट्रीज के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। इस सब के एंड तक आपके माइंड में एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा। आप किसी भी एम्प्लॉय को देखकर कॉन्फिडेंटली यह तय कर पाएंगे कि वे वर्कमैन हैं या नहीं। ये क्लैरिटी आपको अपनी टीम्स को लीड करने और अपनी फैक्ट्री को अधिक इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एम्पावर करेगी। आसान है। अब मैटर के कोर पर आते हैं। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इसे सेक्शन 2 सब सेक्शन एस में डिफाइन करता है। मैं आपको एग्जैक्ट लीगल टेक्स्ट से बोर नहीं करूंगा। आइए इसका सिंपल मीनिंग समझते हैं। एक वर्कमैन कोई भी व्यक्ति है जिसे किसी इंडस्ट्री में मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी वर्क करने के लिए हायर या रिवॉर्ड के लिए एम्प्लॉय किया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं या नहीं। की बात यह है कि वे किस तरह का काम कर रहे हैं। क्या वे हैंड्स ऑन ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं या वे दूसरों को मैनेज और डायरेक्ट कर रहे हैं? ये वह फंडामेंटल सवाल है जो आपको पूछना होगा। इस डेफिनेशन का एक इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें डिसमिस, डिस्चार्ज या रिट्रेंच किया गया है। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और आपने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया है, तो वह व्यक्ति उस डिस्प्यूट को उठाने के पर्पस के लिए अभी भी वर्कमैन माना जा सकता है। ये एक क्रूशियल पॉइंट है। इसका मतलब है कि आप किसी को वर्कमैन की डेफिनेशन से बाहर निकालने और कानून से बचने के लिए सिर्फ फायर नहीं कर सकते।
कानून स्मार्ट है। यह एम्प्लॉय के डिसमिसल को चैलेंज करने के अधिकार की रक्षा करता है। तो एक फॉर्मर एम्प्लॉय भी कंपनी को कोर्ट ले जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि वे एक वर्कमैन थे और उन्हें अनफेयरली डिसमिस किया गया था। डेफिनेशन कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से एक्सक्लूड भी करती है। ये लोग कौन है? मुख्य रूप से वे जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एम्प्लॉयड हैं। अगर किसी व्यक्ति का मुख्य काम दूसरों के काम को मैनेज करना, डिसीजंस लेना, ऑपरेशंस को प्लान और कंट्रोल करना है, तो वे वर्कमैन नहीं है। इसी तरह अगर कोई पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है, जैसे कि एक सीनियर एचआर मैनेजर जो पॉलिसी बनाता है, तो वे वर्कमैन नहीं है। कानून आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस में काम करने वाले लोगों को भी एक्सक्लूड करता है। फोकस हमेशा जॉब की प्राइमरी नेचर पर होता है। व्यक्ति अपना ज्यादातर समय क्या करने में बिताता है, यही असली टेस्ट है। तो इसे सबसे सरल शब्दों में कहें तो एक वर्कमैन वह है जो काम करता है, जबकि एक मैनेजर वह है जो काम को मैनेज करता है। एक वर्कमैन ग्राउंड पर होता है, मशीनों को ऑपरेट करता है, क्वालिटी चेक करता है, टेक्निकल टास्क करता है, या यहां तक कि काम पूरा होने की एश्योरेंस के लिए एक छोटी टीम को सुपरवाइज भी करता है। दूसरी ओर एक मैनेजर प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, हायरिंग और फायरिंग में इन्वॉल्व्ड होता है और उसके पास सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। सैलरी या डेजिग्नेशन से कंफ्यूज न हो, एक हाई सैलरी वाला व्यक्ति भी वर्कमैन हो सकता है अगर उसकी प्राइमरी ड्यूटीज टेक्निकल या ऑपरेशनल है। कानून काम की रियलिटी को देखता है, लेबल को नहीं। ये इतना ही सिंपल है। आइए इस बात को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से और भी आसान बनाते हैं, जो एक टिपिकल फैक्ट्री फ्लोर से हों। एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कल्पना करें। आपके पास एक मशीन ऑपरेटर है। इस व्यक्ति का काम एक स्पेसिफिक मशीन चलाना, यह सुनिश्चित करना कि वह सही से काम कर रही है और पार्ट्स बनाना है। क्या यह व्यक्ति एक वर्कमैन है? बिल्कुल हाँ। उनका काम स्पष्ट रूप से स्किल्ड, मैनुअल और ऑपरेशनल है। अब असेंबली लाइन पर एक क्वालिटी चेकर के बारे में सोचें। उनका काम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन करना है ताकि यह देखा जा सके कि वे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं या नहीं। यह एक टेक्निकल जॉब है। वे एक वर्कमैन हैं, एक वेल्डर, एक इलेक्ट्रीशियन, एक फोकलिफ्ट ड्राइवर, ये सभी लोग स्किल्ड, मैनुअल या ऑपरेशनल जॉब्स कर रहे हैं। ये सभी वर्कमैन हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, उसी फैक्ट्री में कौन वर्कमैन नहीं है? प्लांट हेड के बारे में सोचें। उनका काम पूरी फैक्ट्री के ऑपरेशंस को ओवरसी करना है। वे प्रोडक्शन टारगेट्स, बजट, ओवरऑल स्ट्रेटजी और सभी डिपार्टमेंट हेड्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका काम पूरी तरह से मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो प्लांट हेड एक वर्कमैन नहीं है। एचआर मैनेजर के बारे में क्या? अगर उनका मुख्य काम एचआर पॉलिसीज बनाना, सीनियर लेवल रिक्रूटमेंट संभालना, कंपनी के अप्रेजल सिस्टम पर डिसाइड करना और नेगोशिएशंस में मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल है। वे एक वर्कमैन नहीं हैं, वे मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। लेकिन ग्रे एरियाज के बारे में क्या? यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। एक सुपरवाइजर को लेते हैं। टाइटल ही सुपरवाइज कहता है। क्या एक सुपरवाइजर एक वर्कमैन है? यह डिपेंड करता है। अगर सुपरवाइजर का मुख्य काम दूसरों को काम करते हुए देखना, टास्क असाइन करना, लीव सैंक्शन करना और डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करना है और वे अपना ज्यादातर दिन इसमें बिताते हैं, तो उन्हें मैनेजरियल रोल में माना जा सकता है। हालांकि अगर सुपरवाइजर भी अपनी टीम के साथ मशीनों पर काम करते हैं या अगर उनकी सुपरवाइजरी ड्यूटीज माइनर हैं और उनका मुख्य रोल टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वे एक वर्कमैन हो सकते हैं। सिर्फ सुपरवाइजर का टाइटल कुछ नहीं कहता। एक और उदाहरण लेते हैं। एक शिफ्ट इंजीनियर। इस व्यक्ति के पास डिग्री हो सकती है और वह अच्छी सैलरी कमा सकता है, लेकिन वे वास्तव में क्या करते हैं? अगर शिफ्ट इंजीनियर अपना 90% समय फैक्ट्री फ्लोर पर मशीन ब्रेकडाउन्स को ट्रबल शूट करने, टेक्निकल एडजस्टमेंट करने और यह सुनिश्चित करने में बिताते हैं कि प्रोडक्शन लाइन सुचारू रूप से चले, तो उनका काम मुख्य रूप से टेक्निकल और ऑपरेशनल है। वे शायद एक वर्कमैन है। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी में एक और शिफ्ट इंजीनियर अपना ज्यादातर समय एक ऑफिस में मेंटेनेंस शेड्यूल की प्लानिंग करने,
स्पेयर पार्ट्स के लिए बजट मैनेज करने और जूनियर इंजीनियर्स के परफॉर्मेंस का अप्रेजल करने में बिताते हैं, तो उनका काम मुख्य रूप से मैनेजरियल है। तो आप देख रहे हैं, यह सब हर दिन किए जाने वाले वास्तविक कर्तव्यों पर निर्भर करता है। जब कोई कंफ्यूजन होता है तो हम क्लैरिटी के लिए कहां देखते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क केसेस में इस इश्यू को क्लैरिफाई किया है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप किसी के जॉब टाइटल या सैलरी के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि वह वर्कमैन है या नहीं। आपको उनकी ड्यूटीज की प्राइमरी नेचर को देखना होगा। वे कौन सा मुख्य काम करने के लिए एम्प्लॉयड है, यह सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आइए 2 फेमस केसेस देखते हैं जो हर एचआर प्रोफेशनल को पता होने चाहिए। ये केसेस हमें इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। वे एक गाइडिंग लाइट की तरह हैं। पहला केस है बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बर्मन शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन, साल 1971 से। इस केस में कोर्ट को यह तय करना था कि फोरमैन और डिपो सुपरिंटेंडेंट्स जैसे कुछ एम्प्लॉयज वर्कमैन थे या नहीं। कंपनी ने तर्क दिया कि चूंकि उनके पास सुपरवाइजरी ड्यूटीज थीं, वे मैनेजमेंट का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से देखा कि ये एम्प्लॉयज वास्तव में क्या करते थे। उसने पाया कि उनका मुख्य काम टेक्निकल और क्लेरिकल था। हाँ, वे कुछ सुपरविजन करते थे, लेकिन वह उनके काम का एक छोटा सा हिस्सा था। कोर्ट ने एक क्लियर प्रिंसिपल स्थापित किया। अगर सुपरवाइजरी ड्यूटीज मुख्य काम के लिए केवल इंसिडेंटल है, तो व्यक्ति अभी भी एक वर्कमैन है। काम की डोमिनेंट नेचर ही मायने रखती है। दूसरा लैंडमार्क केस है HR आद्यांथया बनाम सैंडोज इंडिया लिमिटेड 1994 से। इस केस में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। कंपनी ने तर्क दिया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कमैन नहीं थे, क्योंकि उनका काम मैनुअल, स्किल्ड, टेक्निकल या क्लेरिकल नहीं था। वे सेल्स को प्रमोट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से सहमति व्यक्त की। उसने सेक्शन 2(s) में डेफिनेशन को देखा और पाया कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करके डॉक्टर्स को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए राजी करना उल्लिखित किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता था। ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने दिखाया कि हर कोई जो मैनेजर नहीं है, वह ऑटोमेटिकली वर्कमैन नहीं होता। उनका काम निर्दिष्ट कैटेगरीज में से एक में आना चाहिए: मैनुअल, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल या सुपरवाइजरी। ये केसेस हमें एक पावरफुल लेसन सिखाते हैं। कोर्ट्स फैंसी डेजिग्नेशन से बेवकूफ नहीं बनेंगे। वे जॉब की रियलिटी में गहरी इंक्वायरी करेंगे। वे एविडेंस मांगेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, अपॉइंटमेंट लेटर, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और गवाहों की गवाही कि व्यक्ति वास्तव में हर दिन क्या करता था। क्या व्यक्ति का मुख्य काम अपनी टेक्निकल स्किल्स को अप्लाई करना था या दूसरे लोगों को मैनेज करना था? क्या उनके पास अपने दम पर हायर, फायर या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की पावर थी? क्या वे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते थे? ये वे सवाल हैं जो कोर्ट पूछेगा। तो HR मैनेजर्स और फैक्ट्री ओनर्स के रूप में हमें क्लासिफिकेशन करने से पहले यही सवाल पूछने चाहिए। तो हम इस पर इतना समय क्यों बिता रहे हैं? वर्कमैन और नॉन वर्कमैन के बीच यह अंतर HR प्रोफेशनल्स के लिए इतना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? कारण सरल है। कानून उनके साथ बहुत अलग व्यवहार करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 वर्कमैन के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज के लिए उपलब्ध नहीं है। यह एक्ट विवादों को सुलझाने के लिए नियम पुस्तिका है, और यदि आपको नहीं पता कि कौन सा खिलाड़ी नियमों से कवर है, तो आप गलतियां करने के लिए बाध्य हैं। एक HR प्रोफेशनल के लिए इस अंतर को समझना इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से मैनेज करने के लिए मौलिक है। आइए एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। यदि आप किसी मैनेजरियल एम्प्लॉय की सेवाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको आमतौर पर उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करना होगा। इसका मतलब आमतौर पर उन्हें नोटिस पीरियड या नोटिस के बदले सैलरी देना होता है। हालांकि यदि आप एक वर्कमैन को टर्मिनेट करना चाहते हैं जिसने 1 साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है, तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 25F में निर्धारित सख्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें 1 महीने का नोटिस या वेतन देना,
हर पूरे किए गए वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन और सरकार को सूचित करना शामिल है। यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहते हैं तो टर्मिनेशन को लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। विवाद समाधान के लिए फोरम भी अलग है। एक नॉन वर्कमैन जिसे अपने टर्मिनेशन से शिकायत है, उसे आमतौर पर एक नियमित अदालत में सिविल सूट दायर करना पड़ता है, जो एक धीमी और महंगी प्रक्रिया हो सकती है। दूसरी ओर, एक वर्कमैन एक औद्योगिक विवाद उठा सकता है। वे लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, जो तब विवाद को लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को न्याय निर्णय के लिए भेज सकता है। ये ट्रिब्यूनल वर्कमैन को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष निकाय हैं। उनके पास ऐसा आदेश देने की शक्ति है जो एक सिविल कोर्ट आमतौर पर नहीं दे सकता। पुनर्स्थापन, रीइंस्टेटमेंट। इसका मतलब है कि कोर्ट कंपनी को एम्प्लॉय को अपनी नौकरी पर वापस लेने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा लेबर कोर्ट की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। एक्ट के सेक्शन 11A के तहत यदि किसी वर्कमैन को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है तो कोर्ट सबूतों की जांच कर सकता है और यह तय कर सकता है कि बर्खास्तगी की सजा बहुत कठोर थी या नहीं। यदि कोर्ट को लगता है कि सजा कदाचार के अनुपात में नहीं थी तो वह बर्खास्तगी को रद्द कर सकता है और एक कम सजा का आदेश दे सकता है, या यहां तक कि बिना बैक वेजेस के या उनके साथ पुनर्स्थापन का आदेश दे सकता है। यह शक्ति वर्कमैन से जुड़े विवादों के लिए अद्वितीय है। मैनेजरियल एम्प्लॉयज के पास यह सुरक्षा नहीं होती, इसलिए यह वर्गीकरण सिर्फ एक तकनीकी बात नहीं है, इसके कंपनी के लिए बड़े व्यावहारिक और वित्तीय निहितार्थ हैं। अब खतरे की बात करते हैं। अगर आपसे गलती हो जाए तो क्या होगा? अगर आप किसी वर्कमैन को मैनेजर के रूप में क्लासिफाई करते हैं और फिर उदाहरण के लिए उन्हें सही लीगल प्रोसीजर फॉलो किए बिना टर्मिनेट कर देते हैं तो क्या जोखिम है? जोखिम बहुत बड़े हैं और वे आपकी कंपनी को कड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। यह सिर्फ कोर्ट केस हारने की बात नहीं है, यह फाइनेंशियल कॉस्ट, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान और एम्प्लॉय मोराल पर पड़ने वाले असर की बात है। इस क्लासिफिकेशन को गलत समझना आंखें बंद करके बारूदी सुरंग में चलने जैसा है। देर सवेर कुछ गलत होगा और परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा जोखिम फुल बैक वेजेस के साथ रीइंस्टेटमेंट है। इस सिनेरियो की कल्पना करें, आप एक सुपरवाइजर को टर्मिनेट करते हैं, यह सोचकर कि वे मैनेजमेंट में हैं, उन्हें सिर्फ नोटिस पीरियड देकर। सुपरवाइजर, जो वास्तव में एक वर्कमैन था, लेबर कोर्ट में इसे चैलेंज करता है। केस कुछ सालों तक चलता है। आखिरकार कोर्ट फैसला सुनाता है कि व्यक्ति एक वर्कमैन था और टर्मिनेशन इलीगल था क्योंकि आपने सेक्शन 25F के तहत प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। कोर्ट आपको एम्प्लॉय को रीइंस्टेट करने और उन सभी सालों के लिए उन्हें फुल वेजेस देने का आदेश देता है जब वे काम से बाहर थे। ये एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लाखों या करोड़ों रुपए, एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए जिसने उस पूरे पीरियड के दौरान आपके लिए काम नहीं किया। ये कोई थियोरेटिकल रिस्क नहीं है, ये हर समय होता है। कंपनियों को इस एक साधारण गलती के कारण बैक वेजेस में भारी रकम चुकानी पड़ी है, और फाइनेंशियल कॉस्ट तो बस शुरुआत है। ऑपरेशनल डिसरप्शन के बारे में सोचें। कई सालों के बाद किसी एम्प्लॉय को रीइंस्टेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। रोल शायद अब मौजूद न हो या कोई और वह जॉब कर रहा हो। यह मैनेजमेंट और बाकी टीम के लिए एक बहुत ही अजीब और चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है। यह दूसरे एम्प्लॉयज को भी गलत संकेत दे सकता है और फैक्ट्री के भीतर डिसिप्लिन और मोराल को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कॉस्ट के अलावा लीगल बैटल्स और रेपुटेशनल डैमेज का भी जोखिम है। कोर्ट में घसीटा जाना एक टाइम कंज्यूमिंग और महंगा प्रोसेस है। यह आपके सीनियर मैनेजमेंट और HR टीम के कीमती समय और एनर्जी को बिजनेस चलाने से दूर ले जाता है। आपकी कंपनी का नाम लीगल जर्नल्स और न्यूज रिपोर्ट्स में आ सकता है, जो उसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चित्रित करेगा जो कानून का पालन नहीं करता या अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयरली ट्रीट नहीं करता। यह आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करना मुश्किल बना सकता है। आज की दुनिया में जहां कॉर्पोरेट रेपुटेशन सब कुछ है, यह एक ऐसा जोखिम है जिसे आप बस उठा नहीं सकते। तो हम इन जोखिमों से कैसे बचें? हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम हर बार इसे सही करें?
ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। इसे एक सिंपल चेकलिस्ट समझें। किसी भी एम्प्लॉय को क्लासिफाई करने से पहले, खासकर एक फैक्ट्री सेटिंग में, उन्हें इन 3 टेस्ट से गुजारें। गट फीलिंग्स, असम्पशंस या दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पर भरोसा न करें। इस सिंपल लॉजिकल फ्रेमवर्क पर भरोसा करें। यह आपको क्लैरिटी देगा और आपको महंगी गलतियां करने से बचाएगा। आसान है। आइए इन 3 रूल्स को एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक्चुअल प्राइमरी ड्यूटीज चेक करें। जॉब टाइटल भूल जाओ, सैलरी स्लिप भूल जाओ। खुद से पूछो, ये एम्प्लॉय अपना ज्यादातर समय क्या करने में बिताता है? क्या उनका मुख्य रोल अपने हाथों का उपयोग करना है, मैनुअल, अपने टेक्निकल नॉलेज का उपयोग करना है, टेक्निकल या स्किल्ड या ग्राउंड पर ऑपरेशनल टास्क करना है, या उनका मुख्य रोल एक ऑफिस में बैठना, प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना और ऐसे डिसीजंस लेना है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? आपको उनके काम की डोमिनेंट नेचर को देखना होगा। अगर एक इंजीनियर अपना 80% समय मशीनों को ठीक करने और 20% समय रिपोर्ट्स तैयार करने में बिताता है, तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी टेक्निकल है। वह एक वर्कमैन है। दूसरा रूल है अथॉरिटी का लेवल चेक करें। यह उन रोल्स के लिए एक क्रिटिकल टेस्ट है जिनमें सुपरवाइजरी एलिमेंट होता है। क्या एम्प्लॉय के पास रियल मैनेजरियल पावर है? क्या वे स्वतंत्र रूप से किसी को हायर या फायर कर सकते हैं? क्या वे अपने दम पर लीव सैंक्शन कर सकते हैं? क्या उनके पास बड़े खर्चों को अप्रूव करने की अथॉरिटी है? क्या वे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? या उनकी अथॉरिटी सिर्फ डेली टास्क एलोकेट करने और सीनियर मैनेजर को इश्यूज रिपोर्ट करने तक लिमिटेड है? एक व्यक्ति जो केवल काम बांटता है या शॉप फ्लोर पर डिसिप्लिन सुनिश्चित करता है, बिना किसी रियल डिसीजन मेकिंग पावर के, वह मैनेजर नहीं है। वह कुछ सुपरवाइजरी रिस्पांसिबिलिटीज वाला एक वर्कमैन है। तीसरा और आखिरी रूल है ऑपरेशनल और मैनेजरियल वर्क के बीच अंतर करें। यह रूल आपको बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। ऑपरेशनल वर्क करने के बारे में है। यह बिजनेस के इंजन को चालू रखने के बारे में है। एक मशीन ऑपरेट करना ऑपरेशनल है। एक प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना ऑपरेशनल है। एक गलती को ठीक करना ऑपरेशनल है। मैनेजरियल वर्क दूसरी ओर निर्देशित करने के बारे में है। यह जहाज चलाने के बारे में है। प्रोडक्शन टारगेट सेट करना मैनेजरियल है। बजट बनाना मैनेजरियल है। कंपनी पॉलिसी बनाना मैनेजरियल है। एक वर्कमैन काम के कैसे में इन्वॉल्व्ड होता है, जबकि एक मैनेजर क्या और क्यों से संबंधित होता है। हमेशा पूछो, क्या यह व्यक्ति इंजन का हिस्सा है या स्टीयरिंग व्हील का? तो इन 3 गोल्डन रूल्स को याद रखें। एक्चुअल ड्यूटीज, अथॉरिटी और ऑपरेशनल बनाम मैनेजरियल। कभी भी केवल डेजिग्नेशन या सैलरी के आधार पर डिसाइड न करें। ये सबसे कॉमन ट्रैप्स हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट सैद्धांतिक रूप से एक वर्कमैन हो सकता है अगर उसका मुख्य काम अत्यधिक टेक्निकल है और उसके पास कोई मैनेजरियल कार्य नहीं है। हालांकि यह दुर्लभ है। 25,000 रुपए कमाने वाला एक सुपरवाइजर मैनेजर हो सकता है अगर उसके पास महत्वपूर्ण अथॉरिटी है। इन 3 टेस्ट्स को लगन से अप्लाई करें, अपने तर्क को डॉक्यूमेंट करें और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कानूनी रूप से मजबूत और निष्पक्ष सिस्टम बनाएंगे। निष्कर्ष में, एक वर्कमैन कोई भी व्यक्ति है जिसे मैनुअल, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी काम करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है।